नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे और इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कोरोना का अपडेट आपको बता दें, 24 घंटे के अंदर राज्य में कोरोना के 16 नए केस और एक व्यक्ति की मौत हो गई है। सक्रिय मामलों की संख्या 389 पहुंच गई है और इसी के साथ उत्तराखंड में कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यह उत्तराखंड सरकार की तरफ से कहा गया है। अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है, सतर्क रहे। प्रशासन अपील कर रही है लोगों से। आपको बता दें, 24 घंटे के अंदर 16 नए संक्रमित मिले हैं और एक व्यक्ति ने कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा दी है। देखा गया था मौत का सिलसिला थमने लगा था, लेकिन एक बार फिर से कोरोना वायरस के चलते लोग अपनी जान गंवाने लगे हैं और 16 नए संक्रमित एक बार फिर कोरोना के मामले सामने आ गए हैं उत्तराखंड में। और सक्रिय मामलों की अगर बात करें तो संख्या 389 पहुंच गई है। हालांकि प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि सतर्क रहे, सावधान रहे और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है राज्य में कोरोना वायरस को देखते हुए, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। तीसरी लहर की भी आशंका है और दूसरी लहर का प्रकोप एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। धनराज हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सीधे रुख करेंगे धनराज का। धनराज, जानकारी सामने आई है कि कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ रहे हैं और एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। आपके पास क्या अपडेट, राज्य में कोरोना के क्या हालात हैं? जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार अब फिर एक बार फिर बढ़ने लगे हैं कि जब उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 24 घंटे के अंदर 16 मामले सामने आए हैं और एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। हालांकि सरकार लगातार जनता से अपील भी कर रही है कि अभी कोरोना गया नहीं है, सतर्क बने रहें और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बाजारों में भीड़ लग रही है वो भीड़ ना लगाएं और तमाम जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करें, मास्क लगाकर ही बाहर निकलें। तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए जिस तरीके की लापरवाही बाजारों में देखने को मिल रही है, एक बड़ा ही चिंता का विषय है, क्योंकि तीसरी लहर अभी नजदीक आने वाली है। ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से तीसरी लहर आएगी तो कहीं ना कहीं वो बच्चों पर ज्यादा प्रभावित होगी, जिसको लेकर सरकार लगातार सतर्क बनी हुई है। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू भी 7 दिन के लिए बढ़ाया गया है। जी, और जानकारी सामने आई है कि जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। धनराज, क्या लोगों पर इसका असर हो रहा है? जी सोनिका, बिल्कुल सरकार की तरफ से लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। तमाम लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो कोरोना की जो गाइडलाइंस है उसका पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लगातार करें और मास्क लगाकर रखें, सैनिटाइजर का पालन करें। लेकिन जिस तरीके से बाजारों की बात करें, जब हम जीरो ग्राउंड पर उतरते हैं तो देखने में आता है कि लोग कहीं ना कहीं अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं और सरकार लगातार उनसे अपील भी कर रही है कि अभी कोरोना गया नहीं है, सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी तीसरी लहर का अंदेशा जो जताया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उससे जरूर खतरा बढ़ सकता है। हालांकि जिस तरीके से उत्तराखंड की बात करें तो अभी उत्तराखंड में जो मामले निकलकर सामने आए वो कहीं ना कहीं एक सीमित तक बने हुए हैं। हालांकि जो पड़ोसी राज्य हैं, अन्य राज्यों में मामले जरूर बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड सरकार लगातार सतर्क भी नजर आ रही है और तमाम जो गाइडलाइंस है कोरोना की उसका पालन करने के लिए सरकार तमाम जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनसे निर्देश भी जारी किए गए हैं। जी धनराज, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की जानकारी भी दीजिएगा, क्योंकि दिसंबर के अंत तक पूरे उत्तराखंड को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा गया है। जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से एक दावा किया गया है कि दिसंबर तक सभी उत्तराखंड के जो नागरिक हैं सभी को वैक्सीन लगा दी जाएगी। हालांकि जिस तरीके से देखने में आ रहा है कि यदि सेंटरों पे देखा जाए तो तमाम सेंटर उत्तराखंड के अंदर बनाए गए हैं वैक्सीनेशन को लेकर और तमाम लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आगे भी आ रहे हैं और तमाम तरह की वैक्सीन लगाई भी जा रही है। लेकिन लोगों में अब जागरूकता भी बढ़ने लगी है वैक्सीन लगवाने के लिए कि तमाम लोग वैक्सीन लगवाने सेंटरों तक पहुंच रहे हैं। जिस तरीके से पहले की बात करें कि 2 वैक्सीन ही उत्तराखंड में लगाई जा रही थी, लेकिन अब 3 वैक्सीन उत्तराखंड में लगाई जा रही हैं और तमाम वैक्सीन जो लोगों को लग रही है वो तमाम लोग ऐसे हैं जो साफ तौर पर यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वैक्सीन लगवानी जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से तीसरी लहर नजदीक आ रही है तो कहीं ना कहीं उससे बचने के लिए वैक्सीन का प्रयोग करना जरूरी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या दिसंबर तक ये दावा जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का है वो पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जी धनराज, खतरा एक बार फिर बढ़ गया है तो अस्पताल कितने तैयार हैं? जी सोनिका, बिल्कुल यदि अस्पतालों की बात करें तो जिस तरीके से खतरा एक बार फिर बढ़ता जा रहा है और तीसरी लहर की बात करें तो तीसरी लहर का अंदेशा लगातार जताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो अस्पताल प्रशासन है उनको निर्देशित मुख्यमंत्री द्वारा कर दिया गया है कि जो भी व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त कर ली जाए। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि जब दूसरी लहर आई थी तो कहीं ना कहीं अव्यवस्थाओं का जो
व्यवस्थाएं देखने को अस्पतालों में मिली थी कि बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, तो वो अब तीसरी लहर में ना दोहराई जाए उसको लेकर निर्देशित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कर रहे हैं और तमाम बैठकें भी स्वास्थ्य विभाग के ठीक है साथ कर रहे धनराज, हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उत्तराखंड में अब समाजवादी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतर गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, प्रदेश की 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी और सपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आई है उत्तराखंड से। जनता बीजेपी और कांग्रेस से निराश है, ये समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। महंगाई, भू कानून और पलायन मुद्दे के साथ जनता के बीच जाएंगे, ये समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है। दरअसल अगले साल 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले समाजवादी पार्टी ने भी उत्तराखंड की राजनीति में कदम रख दिया है और इस वक्त चुनावी सरगर्मियां लगातार उत्तराखंड में बढ़ती जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर निशाना साध दिया है। समाजवादी पार्टी ने महंगाई, भू कानून और पलायन के मुद्दे के साथ जनता के बीच पहुंचेंगे, ये समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। हालांकि 2022 में ये परिणाम ही बताएंगे कि जनता किसका चुनाव करेगी, लेकिन सभी पार्टियां इस वक्त पूरे दमखम के साथ उत्तराखंड में रणनीति बनाने में लगी है। बैठकों का दौर चल रहा है और इस बीच समाजवादी पार्टी ने भी कदम रख दिया है उत्तराखंड की राजनीति में, यानी मुकाबला जोरदार देखा जाएगा। धनराज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। धनराज, आपने सुना समाजवादी पार्टी ने भी अब चुनावी मैदान में कदम रख दिया है उत्तराखंड में, अब मुकाबला कितना जोरदार होगा? जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तराखंड का चुनाव नजदीक आता जा रहा है तो उसको लेकर सभी पार्टियां अब चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस अलग अलग रैलियां निकाल रही हैं, तमाम तरह की रैलियां वो निकाल रही हैं। आम आदमी पार्टी भी लगातार अपनी चाल ठोक रही है, तमाम तरह के वादे कर रही है। तो लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का कोई रुतबा उत्तराखंड में नहीं नजर आता है, अब उसने भी ताल ठोक दिया। उसने साफ तौर पर यह कह दिया है कि 70 की 70 विधानसभाओं पर वो चुनाव लड़ेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि 2022 का जो चुनाव होगा उसमें किसको समर्थन मिलता है जनता का, क्योंकि जब यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस एक बड़ी पार्टी यहाँ पर कही जा सकती है और तमाम जो इतिहास रहा है उत्तराखंड का वो भी यही रहा है कि उत्तराखंड में एक बार कांग्रेस की सरकार आती है तो एक बार बीजेपी की सरकार आती है। लेकिन इस बार जिस तरीके से अभी त्रिकोणीय चुनाव होने जा रहे थे, तो लेकिन अब एक सपा ने भी एक बम फोड़ दिया है और साफ तौर पर देखने में आ रहा है कि अब चतुर्थ श्रेणी का जो चुनाव होगा वो कहीं ना कहीं एक रोचक चुनाव जरूर होगा उत्तराखंड में, क्योंकि अब 4 पार्टियां आमने सामने हो चुकी हैं। तो अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिर जनता तक कौन अपनी पहुंच बना पाता है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने साफ तौर पर यह भी कह दिया है कि जो चुनाव लड़ेंगे उसके उनके कई मुद्दे उत्तराखंड के हैं। महंगाई का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है और साथ ही बेरोजगारी का मुद्दा है, तमाम भू कानून का मुद्दा है। तमाम मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे और 2022 में अपनी सरकार यहाँ पर बनाएंगे। जी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है सपा ने, कितनी मजबूत रणनीति बनाई जा रही है इनकी तरफ से? जी बिल्कुल, सपा के जो नेता हैं उनकी माने तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके से हमारी पार्टी यूपी में एक तरीके से चुनाव लड़ती है और वहां पर सरकार भी बनाती है। हालांकि ये दूसरी बात है कि इस बार बीजेपी की सरकार बनी है, लेकिन अब उत्तराखंड में वो अपनी सरकार बनाएंगे और तमाम मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं और तमाम रणनीति वो बना रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा और किन किन प्रत्याशियों को वो मैदान में उतारेंगे। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या सपा को समर्थन मिल पाता है या नहीं, क्योंकि ये इतिहास रहा है कि अभी तक सपा की एक भी सीट उत्तराखंड में नहीं आई है, क्योंकि पहले भी सपा चुनाव लड़ती आई है। हालांकि जो नुकसान सपा को होता है वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड बनने के, जब उत्तराखंड निर्माण हुआ था तो कहीं ना कहीं जब मुलायम सिंह की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो कहीं ना कहीं जानकारी के लिए उठाना बहुत पड़ता है। जी तो कांग्रेस, बीजेपी और अब सपा अपना कदम रख चुके हैं चुनावी मैदान में। समाजवादी पार्टी ने कई ऐलान भी कर दिए। हालांकि 2022 में देखना होगा कि जनता किसका चुनाव करती है। आगे रुक करते हैं, एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है उत्तराखंड से। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का आज अंतिम दिन है। कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा निकाली, आज अंतिम दिन इस यात्रा का। महंगाई, कृषि कानून और बेरोजगारी पर सरकार फेल रही है, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया अपनी यात्रा के दौरान। लोगों में बीजेपी सरकार के खिलाफ नाराजगी है, ये कांग्रेस लगातार कह रही है। देश के अन्नदाता का हक छीन रही है बीजेपी, ये कांग्रेस की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी पर। परिवर्तन यात्रा का आज अंतिम दिन है। 3 सितंबर को शुरुआत हुई थी कांग्रेस की तरफ से परिवर्तन यात्रा की और जनता के बीच पहुंचकर चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की गई। आज अंतिम दिन है और महंगाई, कृषि कानून और बेरोजगारी पर सरकार फेल रही है, ये लगातार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। साथ ही कांग्रेस दावा कर रही है कि
अगले साल 2022 में सत्ता में काबिज होगी और कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। हालांकि देखना होगा 2022 में क्या परिणाम रहते हैं। फिलहाल कांग्रेस की तरफ से तमाम दावे और तमाम वादे किए जा रहे हैं उत्तराखंड की जनता से। कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा गया है कि देश के अन्नदाता का हक छीन रही है बीजेपी। जिस तरीके से किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है, इसे देखते हुए कांग्रेस लगातार कह रही है कि अन्नदाता का हक बीजेपी छीन रही है। उत्तराखंड की राजनीति की बात कर रहे हैं, सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही है और परिवर्तन यात्रा का आज अंतिम दिन। विशाखा हमारे साथ जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ, सीधे विशाखा का रुख करेंगे। विशाखा, आज कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का अंतिम दिन है, अब क्या अपडेट आप देख रही हैं, क्या चुनावी माहौल उत्तराखंड में? जी बिल्कुल सोनिका, कांग्रेस की इस परिवर्तन यात्रा के जरिए कांग्रेस के सभी दिग्गज नेताओं ने जहां जहां से यह परिवर्तन यात्रा निकाली है, वहां तक जनता तक अपनी पैठ बनाने की जो पूरी कोशिश है वो तमाम नेताओं के द्वारा की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री चाहे हम हरीश रावत की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की बात करें, पूर्व जो नेता प्रतिपक्ष फिलहाल हैं प्रीतम सिंह, उनकी बात करें, सभी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने एकजुटता दिखाते हुए और एकजुटता का संदेश देते हुए फिलहाल कांग्रेस को एक विपक्ष और खासतौर पर एक मजबूत विपक्ष के तौर पर राज्य में उभारने का काम किया है। और तमाम मुद्दे जिन पर कांग्रेस की तरफ से सत्ता पक्ष को घेरा गया है, उनमें महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और खास तौर पर तमाम जो एक तरीके से कहिए कि नारेबाजी जो की गई इस परिवर्तन यात्रा में, तमाम आरोप सत्ता पक्ष पर लगाए गए वो बढ़ते हुए तेल, पेट्रोल और गैस और डीजल के दामों को लेकर लगाए गए। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तमाम जो फिलहाल किसानों के जो हालात हैं, उन पर कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को, सत्ता पक्ष को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश की और भारतीय जनता पार्टी के वो कहा गया लेकर कि जिस तरीके से किसानों का हक, अन्नदाताओं का हक एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा छीना जा रहा है, जो सुविधाएं, जो चीजें फिलहाल किसानों को मिलनी चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी चाहे वो केंद्र में हो या फिर राज्य सरकार पर भी उन्होंने सीधा तौर पर आरोप लगाया कि अन्नदाताओं की पूरी तरीके से अनदेखी की जा रही है। जी विशाखा, कांग्रेस लगातार कह रही है कि महंगाई राज्य में बढ़ रही है, लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि नियंत्रण में है महंगाई। जी बिल्कुल, देखिए राजनीति शुरू हो गई है चुनाव को लेकर और आरोप और प्रत्यारोपों का जो दौर है वो पूरी तरीके से फिलहाल शुरू है। कांग्रेस के द्वारा जो आरोप फिलहाल लगाए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको दरकिनार कर रही है और कह रही है कि ऐसा जो माहौल है वो केवल चुनाव को लेकर तैयार करने की जो विपक्ष की कोशिशें हैं वो किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से बात कर रहे हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस तमाम मुद्दों जो पिछले 4 साल में कहीं ना कहीं सरकार जिन मुद्दों पर फेल हुई है और जिन मुद्दों पर तमाम जो विपक्ष पार्टियां हैं, अन्य विपक्षी पार्टियों की अगर हम बात करें, वो सरकार को घेरने का काम कर रही है, उनमें कांग्रेस भी है और बड़े जोर शोर से इन तमाम मुद्दों को कांग्रेस के द्वारा उठाया जा रहा है। आप देखिए जिस तरीके से चुनाव से पहले कांग्रेस अलग अलग गुटों में नजर आती थी, वो एकजुटता इस परिवर्तन यात्रा के द्वारा दिखाई गई है। तमाम जिलों से, अलग अलग जिलों से जब ये यात्रा निकली तो सभी जो दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने एकजुटता दिखाकर यह कहा कि अब पिछले 4 साल का जो कार्यकाल है, जो कमियां उनके द्वारा गिनाई गई और भारतीय जनता पार्टी से सत्ता पक्ष अब जनता पर निशान है। और जिस तरीके से परिवर्तन यात्रा का नाम रखा गया, तो जाहिर तौर पर परिवर्तन जनता इस बार चाहती है और आगामी विधानसभा चुनाव में यह बिल्कुल इसके जो नतीजे हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। ऐसा कल मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत, उनके द्वारा जो परिवर्तन यात्रा का अंतिम दिन था उसमें कहा गया। ठीक है विशाखा, तमाम जानकारी आपने दी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो उत्तराखंड में कांग्रेस का परिवर्तन यात्रा का आज अंतिम दिन और इस दौरान लगातार चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की गई और बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा गया है कांग्रेस की तरफ से। हालांकि अब देखना यह होगा कि जनता किसका चुनाव करती है, आशीर्वाद देती है या फिर परिवर्तन की ओर जाती है। आगे रुक करते हैं, एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है उत्तराखंड से। मौसम एक बार फिर से बदलने जा रहा है उत्तराखंड का। मौसम विभाग की तरफ से अपडेट जारी किया गया है, उत्तराखंड में जमकर बरसेंगे बादल, ये कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है राज्य के लिए। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि नैनीताल और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की संभावना जताई गई है मौसम विभाग ने और कई इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है। लगातार तेज बारिश का दौर उत्तराखंड में देखा जा रहा है और मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर से अपडेट जारी किया गया है। उत्तराखंड में बादल जमकर बरसेंगे और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है राज्य के लिए और कहा गया है कि कई इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी है।
ऐसे में आप बहुत सतर्क रहे और सावधान रहे, क्योंकि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार अपील लोगों से की जा रही है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जाने से बचें, क्योंकि तेज बारिश के बाद सबसे ज्यादा असर पहाड़ी क्षेत्रों में देखा जाता है। फिलहाल उत्तराखंड का जिक्र कर रहे हैं तो इस वक्त तबाही देखी जा रही है। उत्तराखंड में लगातार तेज बारिश के बाद कहीं बादल फटने की खबरें, तो आकाशीय बिजली गिरने की, और कहीं भूस्खलन तो कहीं पहाड़ दरक रहे हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा चुनौती लोगों के लिए बन गई है, स्थानीय लोगों के लिए चुनौती बन गई है। आजीविका पर खतरा मंडराने लगा है लोगों की। हालांकि सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार जायजा ले रहे हैं और हवाई सर्वेक्षण उनकी तरफ से किया जा रहा है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि तमाम सुविधाएं लोगों तक पहुंचाई जाए, खाद्य सामग्री से लेकर के दवाइयां तक कहा गया है अधिकारियों को कि स्थानीय लोगों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से तेज बारिश का दौर चल रहा है, नदियों का जल स्तर इस वक्त बढ़ा हुआ है और पानी सड़कों के जरिए घर तक पहुंच रहा है। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। धीरेन्द्र, मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि एक बार फिर जमकर बरसने वाले हैं बादल उत्तराखंड में। अब मौसम इस वक्त का कैसा है और आपके पास क्या जानकारी? बिल्कुल देखिए, 3 दिन का येलो अलर्ट जारी किया गया, खासकर नैनीताल जिले के लिए भारी बारिश होने की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। और मौसम विभाग ने कहा है कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों की ओर जाने से लोग बचे तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके साथ ही मैदानी इलाकों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो 3 दिन का ऑरेंज अलर्ट है। और अभी की बात करें, आज की बात करें, तो मौसम जो है देहरादून की जो बात करें, यहाँ पे भी हल्की बारिश हो रही है, लेकिन जो पर्वतीय इलाके हैं सोनिका, वहां पे भारी बारिश की संभावना है। लेकिन अभी वहां पे बरसात का क्रम लगातार जारी है सोनिका। और जिस तरह से बरसात लगातार चल रही है, उसकी वजह से कहीं कहीं हल्के फुल्के भूस्खलन और छोटे छोटे संपर्क मार्गों के बंद होने की जानकारी भी सोनिका आ रही है। और ये जानकारी भी दीजिएगा धीरेन्द्र की लोगों के लिए कितनी चुनौती हो गई है, खासकर स्थानीय लोगों के लिए, क्योंकि जानकारी भी सामने आई है कि कई लोगों के घर तबाह हो गए हैं इस वक्त। उनका देखिए, बिल्कुल अभी एक्यूरेट डाटा तो सरकार ने नहीं जारी किया है, और जब तक सरकार के पास एक्यूरेट डाटा नहीं आता, ये नहीं कह सकते कि किस संख्या में लोगों को धन की हानि हुई है या संपत्ति की हानि हुई है। लेकिन जो हमारे संवाददाताओं द्वारा जो खबरें मिल रही है अलग अलग जिलों के स्टीमर्स द्वारा, उसमें जरूर इसका पूरा असर बरसात का दिखाई पड़ रहा है। और कई जगह लोगों के घरों के इससे प्रभावित होने की सूचना मिल रही है। सोनिका, शायद शाम तक सरकार कोई डाटा जारी करे कि आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कि कितने नुकसान हुआ है, कितने घरों को नुकसान हुआ है, ये सारे डाटा भी आने बाकी है। लेकिन निश्चित रूप से इस मौसम में घरों को भारी बारिश का जो एक प्रभाव होता है वो पड़ता है, उसकी वजह से नुकसान भी होता है। और तमाम जो सड़कें हैं वो बंद हो जाती हैं, उसकी वजह से जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाता है सोनिका। और जो हिमालयी क्षेत्र है वहां पे खासकर ये दिक्कतें ज्यादा होती हैं, और इस तरह की दिक्कतें पूरे मानसून भर बनी रहती हैं। और इसीलिए लगातार ये जो मौसम है सरकार के लिए एक चुनौती की तरह होता है, क्योंकि उनको न केवल सड़कों को रिस्टोर करना होता है, उन्हें फिर से खोलना होता है, बल्कि जो आम जनजीवन है उसको भी पटरी पे लाने की उनकी जिम्मेदारी होती है। हर साल यही तस्वीरें धीरेन्द्र देखने को मिलती है, तो प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जाते? बिल्कुल सोनिका, देखिए, ठोस कदम उठाने की अगर बात करें तो जो नेचुरल जियोग्राफी है उत्तराखंड की, जो भूगोल है यहाँ का, वहाँ पे कोई अस्थायी इसकी व्यवस्था होना बड़ा नामुमकिन होता है। क्योंकि आप देखिए, बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में जो पहाड़ हैं वो कच्चे पहाड़ हैं, मिट्टी के पहाड़ हैं। बनिस्बत आप अगर जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के जो पहाड़ है उनसे अगर तुलना करें, वहाँ पत्थर के पहाड़ ज्यादा हैं। तो एक कारण ये भी है कि सबसे नया पहाड़ है हिमालय क्षेत्र का, और अधिकतर मिट्टी के पहाड़ है। इसलिए जब बारिश होती है धीरे धीरे मिट्टी में सीलन आती है और वो भसकने लगती है, यानी इसी वजह से जो है भूस्खलन भी आते हैं। उसके बाद जिस तरह से पहाड़ों में मानवीय गतिविधियां बढ़ी हैं, जो इकोसिस्टम है वो भी यहाँ पे प्रभावित होता है। आपको बता दें, उत्तराखंड का एक बड़ा हिस्सा इको सेंसिटिव जोन के तौर पे भारत सरकार ने एक तरह से आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो वहां पर भी जब मानवीय गतिविधियां होती हैं तो उसका पूरा जो है प्रभाव इकोसिस्टम पे पड़ता है। उसकी वजह से भी पहाड़ में इस मौसम में तमाम दिक्कतें आती हैं। तो उनका अस्थायी प्रबंध करना ये एक बहुत बड़ा सवाल है। शायद भविष्य में इसका चल के कोई जवाब सरकारें खोज सके या ढूंढ सके। फिलहाल इसका तो अस्थायी ही
एक हल होता है कि जहां भी नुकसान हो सरकार वहां पे अपनी मशीनरी द्वारा उस नुकसान को दूर करने का प्रयास करे, उसकी भरपाई करे और जो जनजीवन प्रभावित होता है उनको सामान्य तौर पे पटरी पे लाने की कोशिश करे। और ये करते हुए प्रशासन प्रायः हर साल दिखाई देता है सोनिका। धीरेन्द्र, सड़कों का भी जिक्र करेगा। जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि इस वक्त कई सड़कें बंद है और नुकसान हुआ है बेहद, ऐसे में कहां तक खोलने का काम उन्हें पहुंचा है? बिल्कुल, देखिए अभी लगभग 150 के करीब जो सड़कें हैं वो बाधित हैं बरसात की वजह से, लेकिन उनको निरंतर खोला जा रहा है। जो बीआरओ है, पीडब्ल्यूडी है, बीडीएमए है, एसडीआरएफ है, ये लगातार इस काम में लगी हुई है और जो सड़कें हैं उनको खोला जा रहा है। आपको बता दें कि इसके साथ ही इन सड़कों को भारी मात्रा में नुकसान भी हुआ है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि 15 सितंबर के बाद पूरे प्रदेश भर की सड़कों की मरम्मत की जाएगी और खासकर इन सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा, क्योंकि पहाड़ी अंचलों में तो जो बारिश की वजह से सड़कें पूरी की पूरी बह जाती, कई कई मीटर और कभी कभी कई कई किलोमीटर तक बह जाती हैं, उनका पुनः निर्माण होता है। लेकिन जो शहरी क्षेत्र है, जो मैदानी क्षेत्र है, वहां पर भी बारिश की वजह से जब पानी सड़कों पर रुकता है उसकी वजह से सड़कें धंस जाती हैं और बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं जो काफी जानलेवा साबित होते हैं। उसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि 15 सितंबर से एक युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जाएगा और सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा। तो सरकार उसका डाटा भी कलेक्ट कर रही है कि कितनी सड़कों को नुकसान हुआ है, कितनी सड़कों को रिस्टोर करने के लिए पुनर्निर्माण की आवश्यकता पड़ेगी और कितनों में पैचवर्क और गड्ढा भर करके ही काम चलाया जा सकता है। तो जल्द ही ये सारे प्रबंध कर लिए जाएंगे और 15 सितंबर की एक डेडलाइन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तय की है सोनिका। तो शायद 15 सितंबर तक मानसून कमजोर हो जाता है और उसके बाद ये काम अपनी गति पकड़ेगा और आने वाले समय में तमाम जानकारी आपने दी राज्य में किस तरह के हालात हैं भारी बारिश के बाद। बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं तो आज से राज्य में उपनल संविदा कर्मचारी 2 दिन के बहिष्कार पर रहेंगे। उनकी तरफ से 2 दिन का कार्य का बहिष्कार किया जाएगा और आंदोलन पे क्या रहेंगे आपको ये जानकारी दे दें कि आज से राज्य के उपनल संविदा कर्मचारी 2 दिन कार्य का बहिष्कार करेंगे। उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश संयोजक योगेंद्र विशाल ने कहा कि संविदा कर्मचारियों को वर्षों की सेवा के बावजूद मात्र 10 से 12,000 रुपए मानदेय दिया जा रहा है और उन्हें यह मानदेय भी समय पर नहीं मिलता। कर्मचारी आंदोलन नहीं चाहते लेकिन लगातार अनदेखी कर इन्हें इसके लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शासन की ओर से उपनल कर्मचारियों को न हटाने का आदेश जारी किया गया। इसके बाद भी सेल्स टैक्स से 49 और विद्युत विभाग से 12 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। तो आज से उपनल संविदा कर्मचारियों का 2 दिन कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। मानदेय नहीं बढ़ने के चलते ये बहिष्कार किया जा रहा है कर्मचारियों की तरफ से। चलिए आगे रुक करते हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से शिक्षकों के लिए बड़ी घोषणाएं की गई। शिक्षक दिवस के अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वीरचंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार के कुलपति प्रोफेसर अजित कुमार कर्नाटक को कुलपति ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा अगले 10 साल में उत्तराखंड को अनेक क्षेत्रों में अग्रणी राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। अधिकारियों को प्रत्येक कार्य दिवस में 2 घंटे जन समस्याओं को सुनने और उनके समाधान करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।